Hello, hello everybody. Very beautiful, beautiful, beautiful. Good evening. चलिए लेट मी क्विकली चेक, बेटा मुझे चेक कर लेने दीजिए क्या मैं लाइव हूं. इफ आर वी लाइव, लेट मी क्विकली चेक. Yes. So we are live, everyone. A very beautiful, good evening. कैसे हो आप लोग? चलिए, ऑल राइट, आ जाएंगे एवरीवन. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग वंश, ध्रुव, ऋषि, प्रियांशु, सौम्या, मन. गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है आज की क्लास में सभी बच्चों का. चलिए बताइए आज का आपका दिन कैसा गया. हाउ वाज योर डे? कैसा जा रहा है आपका दिन? हाँ, हाउ इज एवरीबडी डूइंग? सबका सही चल रहा है? डे इज गोइंग फाइन? यस मैडम, दिन तो बस अब चल रहे हैं, कट रहे हैं. हम तो फाउंडेशन के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं. कैसे ना कैसे फाउंडेशन के एग्जाम्स हमारे क्लियर हो जाए ताकि हमारी जर्नी इंटर की चालू हो, है ना. राकेश यादव, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. एक ही तो क्लास हुई. अच्छा, आज आपकी क्लास नहीं हुई क्या? अच्छा जा रहा है. अच्छा, फिर तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो गया यार. कौन सी क्लास नहीं हुई आज तुम्हारी? हाँ, बोरिंग दिन जा रहा है. ऐसा क्यों यार? देखो अब तो देखो अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बताती हूँ. जब एफएम की हुई, एमवी सर की क्लास नहीं हुई. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है. अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं तुम्हें. तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारी बहुत ज्यादा पढ़ाई चल रही होती है ना, तब तुम कहते हो मैडम यार मजा ही नहीं आ रहा है, इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ाई करने करते करते हम लोग तो बोर हो गए हैं. ये चलता रहता है. अब जब तुम्हारे फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर हो गए हैं, मतलब क्लियर तो क्या, मतलब हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, हमें पॉजिटिव रहना है. एग्जाम क्लियर हो जाएंगे. अब तुम्हारे जब एग्जाम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब तुम फ्री बैठे हुए हो, अब तुम बोर होते हो. अब कहते हैं अब हम बोर हो रहे हैं. अब बेटा कुछ तो बीच का सोचना पड़ेगा ना तुम्हें. अब जब तुम्हारी एकदम फुल ऑन पढ़ाई चलती है, तब तुम ऐसा बोलते हो कि यार मैडम यार मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत लोड हो गया, बहुत स्ट्रेस हो गया. अब जब एग्जाम खत्म हो गए, तुम्हें चिल करना है, थोड़ा बहुत इंटर का पढ़ाई करना है, तब तुम बोर हो जा रहे हो. अब ऐसा क्या हो रहा है बेटा? बीच में तुम्हें आना पड़ेगा, ऐसा बीच का कुछ सोचना पड़ेगा क्या? बीच में अपना इंसेन जो अपना तुम्हारा दिमाग है, सैनिटी है, उसे मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना. बोरियत से गुजर रहे हैं. बाप रे बाप, तुम लोग तो ऐसा बिहेव करते हो जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है. बोरियत से गुजर रहे हैं, बोरिंग हो गया है बेटा. है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ. सिर्फ एक एग्जाम दिए, अब दूसरे एग्जाम की तुम थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो, थोड़ी बहुत, वो भी थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से. ठीक है, अच्छा चलिए जी, आ जाइए. चलो, तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कल की क्लास में. सारे बच्चे जवाब देना. एक तो है, एक तो तुम पता नहीं हाथों में मेहंदी लगा के बैठ जाते हो. यस लिखा नहीं जाता तुमसे चैट में. पहले तो मुझे इस चीज का जवाब दोगे आप लोग क्या, कि आप लोगों ने जो कल मैंने लिखाया था, तुमको नोटबुक में लिखाया था ना, सबने लिखा था ना मेरे साथ. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं लिख रही थी और तुम लोग बस टाइम पास कर रहे थे. ए मैडम यार बाद में लिख लेंगे हम, ऐसा तो नहीं कर रहे थे ना? ऐसा तो नहीं कर रहे थे? यस मैडम, लिख रहे थे. सौम्या कह रही है मैडम मैं लिख रही थी. सौम्या, ध्रुव, वंश, यस मैडम. अच्छा, बाकी के बच्चे क्या हो गया? बेटा मेहंदी हटा लो हाथों से, ऐसे लिख लो, तुम भी लिख दो. है, यस मैडम लिखा है मैडम. क्या जबरदस्ती? क्या क्या हम लोग का मूड नहीं है तुम लोग को, तुमको रिप्लाई करने का मैडम? क्या जबरदस्ती लिखवाओगी? मूड पे नहीं होता है, रिप्लाई करना पड़ता है. चलो ठीक है, यस मैम, परफेक्ट मैम. चलो वेरी गुड. तो आज अपने क्या करेंगे, ऐसे ही हंसते खेलते थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे, ऑडिट की गहराइयों में डूबेंगे. ठीक है, के डूबे ऑडिट में इस कदर. चलो आओ डूबते हैं थोड़ा ऑडिट में. चलो ठीक है मैडम, लिखा है मैडम. रतीश कह रहा है लिखा है. लिखा तो है, पढ़ा भी करो उसको. चलो सुरीली आवाज है ना मेरी? क्या बोलती है पब्लिक? सही है. चलो आ जाओ एवरीबडी. एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं. करें क्या? तुमने मेरे साथ क्या लिखा है उसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं. चलो मेरे को बताओ तुमने क्या पढ़ा था. आओ रिवाइज करें, उसके बाद नया कुछ पढ़े.
आपने मेरे साथ पढ़ा था बेटा ऑडिट क्या होता है। अब तो तुम्हें कोई नींद से भी उठा के पूछेगा ना तो तुम्हें बोल देना चाहिए ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब ऑडिटर अपने हिसाब से काम कर, दूसरों के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली काम करो, बिना पक्षपात के, बिल्कुल बिना किसी के इन्फ्लुएंस के काम करने का है, ठीक है। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? अरे किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कौन सी एंटिटी? कोई पूछे यार कौन सी एंटिटी की ऑडिट होती है, तो आप बोलोगे ए प्रॉफिट कमाती हो नहीं कमाती हो, छोटी बड़ी जो भी हो, और कोई भी लीगल फॉर्म हो सकता है, सब एंटिटी का ऑडिट होता है। अच्छा, और ये इतना तामझाम क्यों करते हैं बेटा? ये एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं ताकि क्या दे सके? फिल इन द ब्लैंक्स, ओपिनियन दे सके। अच्छा, ऑडिटर इतना चेकिंग क्यों करता है? ताकि ऑडिट रिपोर्ट में अपना क्या दे सके? ओपिनियन दे सके, ठीक है। ओके, अब कहता है देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को पगला तो नहीं बना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, ये ऑडिटर कैसे चेक करेगा? तो ये क्या बोला था मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, बहका तो नहीं रहे। ऑडिटर ये कैसे चेक करेगा? ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? बुक्स के हिसाब से बनने चाहिए। बुक के अंदर क्या होता है? एंट्री। तो हर एक एंट्री के पीछे क्या होना चाहिए? सबूत होना चाहिए। कोई भी एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए? ओमिट नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर, नॉन कंफ्यूजिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनने चाहिए। सारी चीजें क्लासिफाइड, डिस्क्लोज, डिस्क्राइब कैसे होनी चाहिए? एएस के हिसाब से। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सच्चाई दिखनी चाहिए, जो सच में तुम्हारी कंपनी कर रही है, जैसा धंधा सच में चल रहा है वैसा ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस कर रहे हो और प्रॉफिट दिखा रहे हो, ऐसा नहीं। जो तुम्हारे पास सच में एसेट है, सच में लायबिलिटी है, सच में जैसा धंधा चल रहा है उसी का ट्रू पिक्चर कहां दिखना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। तो ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे। ओके, चलो मैडम क्या पढ़ाओगी हमें बताओ। तो बेटा आज की क्लास में इधर आइएगा, आपको मैं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगी। क्या बात कर रही हो मैडम? हाँ, मुझे एक बात बताओ, हर एक काम को करने का ऑब्जेक्टिव होता है क्या? आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, बिना ऑब्जेक्टिव के तुम कोई भी काम करते हो क्या? अब ये जो तुम सीए इंटर की क्लासेस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? ताकि तुम अपना सिलेबस टाइम से खत्म कर सको, ताकि तुम अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर सको, ताकि तुमको पता चल जाए इंटर के सब्जेक्ट्स के बारे में। हर एक काम किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से किया जाता है। आज तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ताकि तुम सीए बन जाओ, राइट। सीए क्यों बन रहे हो? ताकि बहुत ज्यादा पैसे छापो। हर एक काम ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है ना। तो अगर तुम ऑडिट भी कर रहे हो तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो छुपा हुआ है। ऐसे टाइम पास में तो ऑडिट करोगे नहीं, ऑडिट करने के पीछे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा मैडम क्या ऑब्जेक्टिव होता है? आइए पढ़ेंगे। महेंद्र रेड्डी, नेचर ऑफ ऑडिट मतलब क्या बेटा है? आप ये इसके बारे में बात करें क्या? नेचर ऑफ ऑडिटिंग ये लास्ट में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। एक तरीका है पढ़ने का, एक स्टेप होता है पढ़ने का। अभी आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। कौन है ये? महेंद्र रेड्डी। बेटा बेबी स्टेप्स, सीधा ऐसा हाई जंप नहीं मारने का है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट जंप्स मारने के हैं। पहले ऑब्जेक्टिव तो समझो, तब तो समझोगे ऑडिट क्या होता है, नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के बाद समझोगे। चलो ठीक है, ओके। तो जो मैं करवा रही हूं तुम चुपचाप उसको देखो। तुम ऐसा ये मत सोचो वो बीच में छोड़ दिया मैडम ने। बेटा आजा चल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ओके मैडम, हर एक काम को करने का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑडिट के पीछे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, ऑफ कोर्स। तो बेटा आप सबको क्या ये चीज पता है? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मेरे को एक बात बताओ, अगर कुणाल ऑडिट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, कुणाल ऑडिट कर रहा है, ओके। एक है अंशुमन, अंशुमन भी ऑडिट कर रहा है। अंशु बोल देते हैं अंशुमन को। ये अंशुमन कौन सी मूवी में था यार? अंशुमन, अंशुमन, ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है? अंशुमन, अरे जब वी मेट, ये जब वी मेट का जो अंशुमन है, अंशुमन ही था ना? हाँ हाँ हाँ, जब वी मेट में अंशुमन था। अंशुमन ऑडिट कर रहा है, ठीक है। या फिर कौन ऑडिट कर रहा है? रतीश ऑडिट कर रहा है। या फिर कौन ऑडिट कर रहा है? हीता ऑडिट कर रही है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग चार अलग अलग ह्यूमंस हो, अलग अलग लोग हो, अगर आप लोग ऑडिट करोगे
तो आप अपने मन से करोगे क्या ऑडिट? कुणाल जब ऑडिट करेगा तो मैडम कुणाल अपने मन से ऑडिट करेगा, अंशुमन अपने मन से ऑडिट करेगा, रतीश अपने मन से ऑडिट करेगा और हिता अपने मन से ऑडिट करेगी। तो मैडम ये लोग तो अपने मनमानी से ऑडिट करेंगे, तो हर का काम अलग अलग तरीके का होगा। कुणाल की ऑडिट रिपोर्ट अलग तरीके की होगी, अंशुमन की ऑडिट रिपोर्ट अलग तरीके की होगी, रतीश की ऑडिट रिपोर्ट अलग, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया? गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग मतलब जैसे अकाउंट्स को आप कैसे बनाते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हो क्या? अब अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। वैसे ही ऑडिट को कैसे किया जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से। गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं बेटा क्या? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जिनको हम छोटे में पता है क्या बोलते हैं? एसेज। तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है एसेज। जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए क्या दिया हुआ है? एएस, जिनके हिसाब से आप अकाउंट्स बनाते हो। वैसे ही ऑडिट करने के लिए क्या प्रिस्क्राइब किया गया है? एसेज, जिनके हिसाब से आप ऑडिट करते हो। अच्छा, ऐसा क्यों किया होगा? मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इतने होशियार बच्चे हो, ऐसा क्यों किया होगा? सरकार ने आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्यों प्रिस्क्राइब किए हैं? कि हर एक आदमी, उससे क्या होगा, जब कुणाल ऑडिट करेगा, अंशुमन, रतीश, हिता सारे एक तरह से ऑडिट करेंगे। सबकी एक रिकॉर्ड, एक टाइप की रिपोर्ट होगी। सारों की रिपोर्ट दूसरी को रिपोर्ट से क्या होगी? इनकन्फर्मिटी होगी। मुझे बताओ, नहीं तो कोई आदमी कैसे काम कर रहा है, कोई आदमी कैसे काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते तो मैं अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाती, तुम अपने हिसाब से बनाते, तो फिर हम कंपेयर कैसे करते? तो वैसे ही ऑडिट भी अपने मन से करते, किसी को जो जिसको ठीक लगता है वो वैसे काम कर लेता। मैडम ऐसे थोड़ी चलेगा, तो एक स्टैंडर्ड तो देना पड़ेगा कि जिस हिसाब से काम करना है। तो गवर्नमेंट को कौन प्रिस्क्राइब करता है पता है? चलो गेस, चलो मैं तुमसे गेस वर्क करवाती हूँ। लेट्स सी तुम कर पाओगे क्या। मैंने तुम्हें बोला गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं एसेज। गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं एसेज, जिनके हिसाब से आप काम करते हो, ताकि सबके काम में कंसिस्टेंसी रहे, सबका काम यूनिफॉर्म रहे, सबका काम एक जैसा हो, सारे लोग एक तरह से अकाउंट्स को चेक करें। इसके लिए एसेज प्रिस्क्राइब किए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रेकमेंड करता है बताओ? चलो मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है एसेज, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रेकमेंड करता होगा? तुम लोग अपने नॉलेज के हिसाब से बताओ। मैडम हमें तो क्या ही नॉलेज, हम तो फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हैं। मैडम हमें पता होता तो हम तुम्हारी क्लास लेते क्या? क्या? हाँ बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि इन एसेज को फॉलो करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रेकमेंड करता है? अरे वाह, मौज कर दी बेटा, वेरी वेरी नाइस। आईसीएआई रेकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता भाई, सरकार जो चला रहे हैं उनको पता है क्या? नहीं। तो आईसीएआई गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है, और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट कहती है कि ऑडिटर कमर कस लो और इन एसेज के हिसाब से काम करो, ठीक है? तो हर एक ऑडिटर एसेज के हिसाब से काम करता है। हर एक ऑडिटर, ऑडिट में अगर पत्ता भी हिलेगा ना तो एसेज के हिसाब से हिलेगा। मतलब क्या कह दिया मैडम? मतलब बेटा हर एक काम ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ही होता है। आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, मेरा मन चाहा मैंने ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फॉलो द एसेज ऑफ द ऑडिट। अच्छा समझ गए मैडम, वेरी वेरी गुड। तो आइएगा इधर, अब हम पढ़ेंगे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने बोला हर एक काम के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑडिट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो बेटा सबसे पहला ऐसे आपकी सिलेबस में जो आया है वो है ऐसे 200, जो किसके बारे में बात करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता है एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। कहता है ऑडिट आप किसके हिसाब से करते हो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करते हो। तो जब आप ऑडिट को एसेज के हिसाब से करते हो तो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मुझे बताओ, तुम बैग बोक के चले गए ऑडिट करने, तुम हो एकदम टाई वाई सूट वूट लगा के ऑडिट करने चले गए, करना क्या चाहते हो? ऑडिट करने तो चले गए, करने गए क्यों हो? ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारी, पीछे सोच क्या है? तो बेटा सबसे पहला ऐसे है ऐसे 200। मैडम ऐसे याद करना पड़ेगा? हाँ जी, मैं आपको याद करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? तो सबसे पहला ऐसे है बेटा ऐसे 200, जो बात करता है कि जब तुम ऑडिट करोगे किसके हिसाब से? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसेज के हिसाब से तुम ऑडिट करोगे,
तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो चलो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये है आपके ऑब्जेक्टिव। अब तुम एकदम बढ़िया से इन ऑब्जेक्टिव्स को समझ जाओगे, ठीक है? कहता देखो, आप ऑडिट इसलिए करते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सको। किस चीज को लेके रीजनेबल अश्योरेंस? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। बहुत ही गहरी लाइन है ये। अच्छा, इस लाइन को अब समझाने में मैं तुमको बहुत शांति से समझाऊंगी, ठीक है? बेटा, ऑडिट के दौरान मैंने कल आपसे जाते जाते एक चीज पूछी थी, क्या ऑडिटर 100% गारंटी के साथ, चाहे ऑडिटर कितना भी चेक कर ले, चाहे ऑडिटर कितना भी चेक कर ले, क्या ऑडिटर कभी भी गारंटी दे सकता है क्या कि मैंने चेक कर लिया ना तो कोई गलती नहीं है? क्या ऑडिटर गारंटी दे सकता है? नहीं। चाहे वो कितनी भी चेकिंग कर ले, कभी भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कभी कभी हिडन फ्रॉड्स भी होते हैं। कंपनी छुप छुप के फ्रॉड कर रही होती है, तो हो सकता है ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में ना पता चले। अब है तो भगवान तो नहीं है ना, है तो इंसान ही यार। मुझे एक बात बताओ, है तो इंसान ही ना ऑडिटर भी। और दया दरवाजा तोड़ो तो वो कर नहीं सकता। मैं इन्वेस्टिगेशन पे आया हूं, दया दरवाजा तोड़ो, ये देखूंगा वो देखूंगा। अरे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने आए हो, कोई दया दरवाजा तोड़ो करने तो नहीं आए हो। अब चाहे तुम कितनी भी चेकिंग कर लो, कंपनी ने अगर छुप छुपा के कोई फ्रॉड किए हैं तो हो सकता है तुम्हारी चेकिंग के बावजूद भी तुम्हें पता ना चले, है ना? तो कहता है ऑडिट के दौरान ऑडिटर क्या देता है? ऑडिटर ऑडिट के दौरान क्या ऑब्टेन करता है? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या है? धीरे धीरे समझो। हाँ, रतीश मैम, अश्योरेंस का मतलब अभी आएगा बेटा, वही तो हम पढ़ने वाले हैं अभी है। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है? रीजनेबल अश्योरेंस। अब मैं इसको देसी भाषा में इंटरप्रेट करती हूँ। मतलब ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है कि जिससे वो एक रीजनेबल आश्वासन दे सके शेयर होल्डर्स को, ठीक है? कहता ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा जिससे कि वो एक रीजनेबल तरीके से लोगों को अश्योर कर सके। अश्योर मतलब लोगों को आश्वासन दे सके कि सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। तो कहता ऑडिटर ऑडिट में इस तरीके से चेकिंग करता है, इतनी चेकिंग करता है कि वो क्या ऑब्टेन कर सके? रीजनेबल अश्योरेंस। मतलब ऑडिटर लोगों को ये आश्वासन या भरोसा दिला सके कि भाई मैंने अपने हिसाब से सब कुछ चेक किया है, मेरे हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री हैं, उनमें नहीं है किसी भी तरीके की बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट्स, फ्रॉड या एरर की वजह से, ठीक है? तो ऑडिटर क्या कह रहा है? ऑडिटर ऑडिट में क्या करता है? ऑडिटर ऑडिट में चेकिंग करता है जिससे कि वो एक आश्वासन ऑब्टेन कर सके, जिससे ऑडिटर एक इस तरीके का आश्वासन ऑब्टेन कर सके कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की बड़ी बड़ी मटेरियल मतलब बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है, मिसस्टेटमेंट नहीं है, या फ्रॉड या एरर की वजह से। अच्छा, अब इस लाइन को और डीपली हम पढ़ेंगे। इधर आओ, ये जो लाइन अभी लिखी हुई है उसको एनालिसिस करते हैं अपने इस लाइन को। कहता है रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, दो अलग अलग तरह के अश्योरेंस होते हैं। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब, एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब 100% गारंटी देना, कंप्लीट अश्योरेंस देना, कंप्लीट आश्वासन देना, कंप्लीट गारंटी देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है किसी भी तरीके की बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट्स। कहता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना मतलब गारंटी देना। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब 100% कंप्लीट 100% गारंटी देना कि मैंने चेक कर लिया ना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है? मिसस्टेटमेंट मतलब गड़बड़, मिसस्टेटमेंट मतलब गड़बड़, मटेरियल मतलब बड़ी बड़ी गड़बड़। तो कहता है देखो, एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब 100% गारंटी देना, क्या? कि मैंने चेक कर लिया ना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी कई बार छुप छुपा के भी फ्रॉड करती है जिसके बारे में ऑडिटर बेचारे को नहीं पता चलता। यार ऑडिटर भगवान है क्या? नहीं ना मैडम। तो ऐसा हो सकता है कंपनी छुपा के फ्रॉड करे और तुम्हें ना पता चले। तो कहता है ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब कंप्लीट गारंटी नहीं देता, ऑडिटर कंप्लीट गारंटी नहीं देता, ठीक है? रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल का भरोसा है, एक तरीके से हाई लेवल का अश्योरेंस है, मतलब कंप्लीट भरोसा नहीं है।
ऑडिटर ऐसे डंके की चोट पे नहीं कहता, ऑडिटर 100% गारंटी से नहीं कहता कि मैंने चेक कर लिया मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं। ऑडिटर भरोसा दिलवा रहा है लोगों को, देखो भैया मैंने तो चेक किया है, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। तो ऑडिटर एक हाई लेवल का भरोसा दिलाता है, पर कंप्लीट भरोसा नहीं दिलवाता लोगों को कि भाई मैंने चेक कर लिया मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा कंप्लीट अश्योरेंस नहीं देता। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब कंप्लीट अश्योरेंस। ऑडिटर 100% गारंटी के साथ कुछ नहीं किया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताना, एवरीबडी एवरीबडी एक बात मुझे बताओ, तुम खुद के बारे में 100% गारंटी दे सकते हो क्या? हाँ, तुम खुद के बारे में तो गारंटी नहीं दे सकते, बड़े आए किसी दूसरे कंपनी की गारंटी देने के लिए हैं? सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, कैन यू गिव गारंटी फॉर योरसेल्फ? मैडम मैं तो खुद की गारंटी नहीं दे सकता, मैं किसी दूसरे कंपनी की क्या 100% गारंटी दूं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी? तो कहता है देखो ऑडिटर जितना हो सकता है उतनी चेकिंग करता है, पर कभी भी ऑडिटर 100% ये भरोसा नहीं डोलेगा कि यार मैंने चेक कर लिया मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। ऑडिटर बहुत चेकिंग करता है जितनी हो, क्योंकि ऑडिटर इस बात को समझता है बेटा क्या, कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के लाखों करोड़ों लोग इस कंपनी में पैसा लगाएंगे। ऑडिटर इस बात को समझता है क्या, कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर लाखों लोग इस कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो ऑडिटर को पता है कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू बहुत है, बहुत लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो ऑडिटर पूरी चेकिंग करता है ऑडिट में, लेकिन ऑडिटर क्या देता है, कभी भी कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकता। ऑडिटर कहता है भैया मैंने चेक बहुत किया है, बट आई कांट गिव कंप्लीट गारंटी। मैं कंप्लीट गारंटी तो नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है, ऐसी मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे दूंगा। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब हाई लेवल का भरोसा दिलवा रहा हूं पर गारंटी नहीं दे रहा। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या होता है, ऑडिटर हाई लेवल की गारंटी ऑब्टेन करता है, इतनी चेकिंग करता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इतनी चेकिंग करे कि वो हाई लेवल का भरोसा दिलवा सके लोगों को। क्या, किस चीज को लेके, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है बड़ी बड़ी गड़बड़ों से। जो गड़बड़ हो सकती है फ्रॉड की वजह से हुई हो या एरर की वजह से हो रही हो। मैडम फ्रॉड और एरर में फर्क क्या है? फ्रॉड मतलब जो जानबूझ के किया गया हो, फ्रॉड मतलब इंटेंशनल, एरर मतलब अनइंटेंशनल। एरर मतलब गलती से गलती हो जाती है या कभी, एरर मतलब गलती से गलती हो गई, मतलब इंटेंशन के साथ नहीं की, गलती से गलती हो गई, उसे कहते हैं एरर। और फ्रॉड क्या होता है, जानबूझकर की गई गलती, पूरे इंटेंशन के साथ किया गया, उसे कहते हैं फ्रॉड। तो मैडम फ्रॉड और एरर में फर्क किसका है? इंटेंशन का फर्क है। एरर बिना इंटेंशन के किया जाता है और फ्रॉड पूरा पूरा इंटेंशन के साथ किया जाता है। तो मुझे बताओ सारे बच्चे, पहली चीज आपने क्या समझी? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो इतनी चेकिंग करे कि वो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। कंप्लीट भरोसा तो वो कभी भी नहीं दे पाएगा लोगों को, पर वो इतनी चेकिंग करेगा कि वो लोगों को एक हाई लेवल का भरोसा दिला सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है बड़ी बड़ी गड़बड़ों से। जो गड़बड़ हो सकता है फ्रॉड की वजह से होती या एरर की वजह से होती। ठीक है, एवरीबडी समझा? हाँ जी। चलो चलो, वेरी गुड एवरीबडी। ठीक है, ओके। अच्छा अब दूसरी चीज, अब इधर आइएगा। कहता देखो, अब देखो कुछ ऐसी बातें, एनालिसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ और भी बातें यहाँ पे बताई हुई है जिससे तुम और डीपली इस बात को समझो। कहता ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट बाय ऑडिटर। कहता देखो ऑडिट जो है ना, ऑडिटर करता है ऑडिट, ठीक है। कहता ऑडिटर अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को, अपने स्किल को यूज करता है और एसेस के हिसाब से ऑडिट करता है। कहता जो ऑडिटर है ना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब अपनी काबिलियत को यूज करके, कहता है ऑडिटर अपनी पूरी काबिलियत को यूज करके, अपने पूरे स्किल्स को यूज करके, जो पढ़ाई उसने की है, अपनी पूरी नॉलेज को यूज करके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करता है ना। ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एसेस। कहता सारा काम जो ऑडिटर ऑडिट में करता है वो एसेस के हिसाब से होता है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, सबूत ऑब्टेन करता है, उसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूजन्स देता है और ओपिनियन देता है। मतलब ये किस तरीके की कहानी है बेटा? ये कहानी कुछ इस तरीके की है, इधर आओ। कहता ऑडिटर ऑडिट पे जाता है ना,
तो कहता है ऑडिटर अपनी पूरी काबिलियत, अपना पूरा स्किल यूज करता है और पूरी स्किल को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और उसके बाद अपना क्या देता है, कंक्लूजन फॉर्म करता है कि उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है नहीं है, और अपना ओपिनियन देता है किसमें, एक लिखित ऑडिट रिपोर्ट में, एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, तो कहता है ऑडिटर जब सारा काम करेगा तो अपनी स्किल और काबिलियत यूज करके करेगा और अपना चेक करके अपना कंक्लूजन फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, हाँ जी, ऑल राइट। कहता देखो रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल का अश्योरेंस है, बट हाँ एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं है। कहता ऑडिटर देखो एक हाई लेवल का भरोसा तो देता है लोगों को, लेकिन कंप्लीट भरोसा तो नहीं देता, अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरा काम करता है। कहता है एसेस के हिसाब से काम करता है, पूरे सबूत इकट्ठे करता है, सब कुछ करता है और ओपिनियन देता है, लेकिन गारंटी तो देखो नहीं दे सकता, रीजनेबल अश्योरेंस ही दे पाएगा, हाई लेवल का भरोसा जरूर दिलवा सकता है लोगों को। सारे बच्चों को समझा गया बेटा? कहता देखो भैया, ऑडिटर अपनी काबिलियत के हिसाब से, स्किल के हिसाब से काम करेगा, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, एसेस के हिसाब से काम करेगा, पूरे सबूत इकट्ठे करेगा और ओपिनियन देगा, पर फिर भी देखो गारंटी तो नहीं दे सकता, 100% गारंटी तो हम ना दे पाए, ये ना हो पाए हमसे। ओके, चलो एवरीबडी, ओके बेटा जी, ओके। तो कहता देखो एवरीबडी, पहला ऑब्जेक्टिव आप सभी को समझा, ओके समझा, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना साम दाम दंड भेद कर ही क्यों रहे हो, इतना चेकिंग कर ही क्यों रहे हो, इतना आश्वासन ऑब्टेन ही क्यों कर रहे हो, ताकि आप अपना ओपिनियन दे सको। तो कहता है वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप किस चीज पर अपना ओपिनियन देते हो। कहता है ऑडिटर साम दाम दंड भेद कर क्यों रहा है, इतना आश्वासन ऑब्टेन कर रहा है, लोगों को भरोसा क्यों दिला रहा है, किस चीज को लेके दिला रहा है, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके। क्या कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं वो पूरी तरीके से इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, मतलब पूरी तरीके से FRF के हिसाब से बने हुए हैं ना मैडम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं ना। FRF मतलब बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से, जैसे बनने चाहिए वैसे बने हुए हैं ना। ऑडिटर ये ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल हर तरीके से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बने हुए हैं ना। FRF क्या होता है बेटा, आपको पता है? FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब फाइनेंशियल्स को कैसे बनाना है, कैसे रिपोर्ट करना है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल जैसे बनने चाहिए उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही बने हैं ना। ठीक है, और ये ओपिनियन ऑडिटर किधर देता है बेटा? रिपोर्ट में देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप क्या इशू करते हो? अपनी लिखित ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो, और ये रिपोर्ट आप कैसे बनाते हो? एसेज के हिसाब से बनाते हो। ठीक है, तो कहता है ऑडिटर क्या करता है? अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन आप किस पे देते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक लिखित रिपोर्ट इशू करते हो, है ना। और रिपोर्ट कैसे बनाते हो? रिपोर्ट में सारी बातें जो आप लिखते हो वो बिल्कुल एसेज के हिसाब से लिखते हो। आप अपनी रिपोर्ट कैसे बनाओगे? एसेज के हिसाब से बनाओगे, सिंपल सी बात है। एवरीबडी समझा क्या बेटा? बताओ। कहता देखो ऑडिटर भरोसा ऑब्टेन करेगा, भरोसा ऑब्टेन करेगा, भरोसा ऑब्टेन करने के बाद ओपिनियन देगा। ओपिनियन किस में देगा? रिपोर्ट में देगा। ये रिपोर्ट आप कैसे बनाओगे? एसेस के हिसाब से बनाओगे। यही ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का। सभी बच्चों को समझा? सारे बच्चों को समझा ऑब्जेक्टिव क्या है? और ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा कि भरोसा ऑब्टेन कर सके कि सब कुछ ठीक है। इस भरोसे के हिसाब से ओपिनियन देगा। ओपिनियन किस में देगा? अपनी रिपोर्ट में। और रिपोर्ट कैसे बनाएगा? एसेस के हिसाब से बनाएगा। टू कम्युनिकेट एज पर एसेस, सारी बातें कैसे लिखोगे रिपोर्ट में? एसेस के हिसाब से लिखोगे। एवरीबडी सब बता दो मेरे को, समझा गया बेटा? एवरीबडी, सारे बच्चे मुझे बताओ, आप सभी को ऑडिट का ऑब्जेक्टिव समझा? जल्दी जल्दी, कम ऑन एवरीबडी। चलो, तो देखो वन थिंग लीड्स टू अनदर, वेरी वेरी सिंपल।
तो चलो अपना कॉपी पेन निकालो बेटा, एवरीबडी कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाओ। ओए एवरीबडी जवाब दोगे, उसके बाद मैं लिखना चालू करूंगी। सबको समझा? ऑब्जेक्टिव क्या हो गया ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर बेटा, चल जोर से बोलो, ऐसे कौन सा है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? कहां लिखा हुआ है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव? सारे बच्चे जवाब देंगे। मैडम ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव किधर लिखा है? देखें कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव किधर लिखा हुआ है? कौन सा ऐसे है? वेरी गुड, ऐसे 200। ऐसे 200 बात करता है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। और मुझे बताओ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। क्या ऑब्टेन करना चाहता है बेटा? मैडम ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा, अपना पूरा स्किल यूज करके, अपना पूरा काबिलियत यूज करके, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से पूरी चेकिंग करेगा, ताकि वो क्या ऑब्टेन कर सके? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस? अरे तुम भरोसा किस चीज का ऑब्टेन कर रहे हो? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। फ्रॉड की वजह से भी गड़बड़ नहीं आई, एरर की वजह से भी गड़बड़ नहीं आई, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, ठीक है। कहता देखो ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है बेटा? कहता ऑडिटर रीजनेबल, इतना भरोसा ऑब्टेन करता है। भरोसा ऑब्टेन करके क्या अचार डालना है क्या? नहीं। भरोसा ऑब्टेन करके आपको क्या करना है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन दोगे, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब मैडम इतना भरोसा, इतना चेकिंग करके भरोसा क्यों ऑब्टेन कर रहा है? अचार डालने के लिए? नहीं ना बेटा, अचार नहीं डालने का है, आपको ओपिनियन देने का है। क्या? कि सब कुछ ठीक से बना है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर FRF, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल जैसे बनने चाहिए वैसे ही बने हैं ना, इस पर अपना ओपिनियन देता है। इतनी चेकिंग करके अचार नहीं डालना है। ये इतना भरोसा ऑब्टेन करके थोड़ी ना अचार डालूंगा मैडम। इतना भरोसा मैं इसलिए ऑब्टेन कर रहा हूं ताकि मैं अपना ओपिनियन दे सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल FRF के हिसाब से बने ना। और मैडम ओपिनियन किस में देते हैं? ऑडिटर अपना ओपिनियन किस में देगा? मुंह से बोलकर ओपिनियन देगा क्या? मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, मुंह से बोल के देगा क्या? नहीं, रिपोर्ट इशू करेगा। किस पे? रिपोर्ट करेगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, और ये रिपोर्ट बनाएगा कैसे? मैंने बोला था हर काम ऐसे इसके हिसाब से होता है। तो कहता है रिपोर्ट आप बनाओगे, रिपोर्ट में सारी बातें लिखोगे, कम्युनिकेट करोगे एज पर एसेज। सारी बातें आप कैसे करोगे? एसेज के हिसाब से। ऑडिट रिपोर्ट आप कैसे बनाओगे? एसेज के हिसाब से बनाओगे। मैडम मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना, क्या? ऑडिट आप करते ही कैसे हो? एसेज के हिसाब से करोगे। ओए ये डब्बा अच्छे से नहीं बन रहा रे, अभी अच्छे से बना था, नजर लग गई इस डब्बे को। रुको, अच्छे से, ओहो, अच्छे से लिखती हूँ। कम्युनिकेट एज पर एसेज। ये रिपोर्ट आप किसके हिसाब से बनाओगे? एसेज के हिसाब से बनाएंगे मैडम। चलो सिंपल है। ओके मैडम, इसमें क्या ही है? इसमें क्या ही है? कुछ भी नहीं है। चलो सबको समझा बेटा? अब तुमको थोड़ा आइडिया लगा होगा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया। ऑडिट में ऑडिटर को क्या करने का है? भरोसा ऑब्टेन करने का है। भरोसे के बेसिस पे ओपिनियन दोगे। ओपिनियन बोल के थोड़ी दोगे, लिखित रिपोर्ट में दोगे। रिपोर्ट कैसे बनाओगे? एसेज के हिसाब से बनाओगे। ठीक है, डन डनाडन डन। सारे बच्चे जब लिख लेंगे तो मुझे बताएंगे कि मैडम हमने लिख लिया है। वेरी वेरी गुड।
चलो, वेरी वेरी नाइस। लिख लिया सबने? ये हाईलाइट कर दो, ठीक है? ओके मैम, हो गया, वेरी वेरी गुड। अब तुम लोग है ना अपने आप भी जब पढ़ोगे ना तुमको थोड़ा थोड़ा समझेगा, ठीक है? चलो मेरे को एक बात बताओ, कहता है देखो, अब ये तो एनालिसिस है, एक बार पढ़ के रखने वाली बातें हैं। कहता है देखो, मिस स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अकर। कहता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकता है जानबूझ के हो रही हो सकता है एरर की वजह से हो रही हो सकता है दोनों की वजह से हो रही हो। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है कि गड़बड़ नहीं हो सकती। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, फ्रॉड की वजह से हो सकती है, जानबूझ के हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया हो सकता है गलती से कोई गलती हो गई हो, ये भी हो सकता है। तो कहता है ऑडिटर लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस ही ऑब्टेन करता है। कहता है ऑडिटर हाई लेवल का अश्योरेंस, ऑडिटर इतनी, कहता है ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा कि ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। बस इतनी सी बात है। वापस वापस सेम, एक तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट बार बार सेम चीजें लिखता रहता है। देखो ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री है किसी भी तरीके के मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। उसके बेसिस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ठीक है? ओपिनियन किस में देता है? ओपिनियन ऑडिटर एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट में देता है। कहता ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड विद ऑडिट फाइंडिंग्स थ्रू अ रिटन रिपोर्ट एज पर एसेस। ऊपर वाली बात ही वापस बोला है। कहता ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल बिना गड़बड़ के बने हुए हैं। इस बेसिस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ये ओपिनियन आप देते हो किसमें? एक लिखित रिपोर्ट में, जो आप किसके हिसाब से बनाते हो? एसेस के हिसाब से। कम्युनिकेट करना मतलब रिपोर्ट किसके हिसाब से बनाओगे? कम्युनिकेट करोगे एज पर एसेस, ठीक है? जो भी तुमने सबूत वगैरह ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे तुम रिपोर्ट बनाओगे। और रिपोर्ट कैसे बनाओगे? एसेस के हिसाब से बनाओगे। ऊपर लिखी हुई बात को ही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो बात ऊपर लिखी हुई है उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑडिटर ओपिनियन देगा किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देगा ना। और कंचे खेलने तो आया नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं कि नहीं। अच्छा, ओपिनियन बोल के तो देगा नहीं, रिपोर्ट में देगा। ये रिपोर्ट आप कैसे बनाओगे? एसेस के हिसाब से बनाओगे, कम्युनिकेट एज पर एसेस, ठीक है? ओके ओके, सिंपल। अब क्या इसको क्या बार बार इसको क्या पढ़े बेटा, सेम चीज लिखी हुई है। चलो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये वापस से सेम चीज लिखी हुई है, ओके। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आगे बढ़े। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव समझ में आया, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? सारे बच्चे बताओगे सबको ऑब्जेक्टिव समझा बेटा? ऑडिटर किस सोच के साथ काम करता है? ऑडिटर कहता है मैं डंके की चोट पे काम करूंगा, अपनी स्किल को लेके काम करूंगा, जितनी चेकिंग हो सकती है उतनी करूंगा, ऑडिट एविडेंस मतलब सबूत ऑब्टेन करूंगा हर एक चीज के, और हाई लेवल का भरोसा दूंगा लोगों को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की बड़ी बड़ी गड़बड़ नहीं है, इसका भरोसा दूंगा। ये भरोसा कैसे दूंगा? ओपिनियन देके। ये ओपिनियन किसमें दूंगा? लिखित रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट में कैसे बनाऊंगा? एसेस के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है? ओके। एफआरएफ मतलब, एफआरएफ मतलब क्या होता है? आएगा एफआरएफ, चलो गौरांश, मैंने बेटा अभी बताया था, ब्रीफली बताया था एफआरएफ का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिस तरीके से आपको बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना चाहिए, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कैसे बनाते हो उसका फ्रेमवर्क। तो जैसे बनाने चाहिए वैसे ही बने हैं, उस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। चलो अब हम बात करेंगे बेटा स्कोप ऑफ ऑडिट। मुझे एक बात बताओ, हर चीज आप जब कोई भी चीज आप करते हो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है? ये फुटबॉल ग्राउंड है, सारे बच्चे मुझे बताना, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। तुम यहां से गोल मारोगे तो गोल काउंट होगा। अब तुम यहां से गोल मारोगे तो गोल काउंट होगा क्या? तुम मान लो यहां बाहर फील्ड से बाहर जाके, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, अब तुम बाहर से जाके गोल मारोगे तो गोल काउंट होगा क्या? तुम बताओ मेरे को, बताओ। तुम ग्राउंड के बाहर चले गए, बाहर से गोल मार रहे हो, काउंट होगा क्या?
ए मैडम क्या मजाक कर रही हो क्या? एक कुछ भी कह दोगी क्या मैडम? क्या बाहर से क्यों? हम पागल है क्या कि बाहर से जाके गोल मारेंगे? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। तुम क्या बाहर से गोल मारोगे, गोल काउंट होएगा क्या? मैडम कैसी बातें, मैडम मजाक उड़ा रही हो क्या हमका? बेटा पूछ रही हूँ यार। अच्छा, नहीं काउंट होगा। अच्छा, अच्छा, सही कह रहे हो मैडम, नहीं काउंट होगा। अच्छा, मुझे बताओ, सीए इंटर में आपके 6 सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, इन 6 के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो इंटर क्लियर होगा क्या? मेरे को एक बात बताओ। सीए इंटर में तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3, 3-3 सब्जेक्ट है तुम्हारे, है ना? 3-3। अब इसके अलावा तुम कोई 7वां सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ, तो तुम क्लियर हो जाओगे? मैडम ये सब क्या बातें सिखा रही हो हमको क्लास में? हैं? हम पगले थोड़ी हैं कि हम 7वां सब्जेक्ट क्लियर पढ़ेंगे और हम क्लियर कर जाएंगे क्या? ये क्या सिखा रही हो? नहीं, पूछ रही हूँ, सेफ साइड पूछ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ, मतलब तुम सारी चीजें एक स्कोप में रह के करते हो। अब अगर गोल मारना है तो तुम इसी ग्राउंड में रह के गोल मारोगे। हाँ, पढ़ने हैं तो तुम वही 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे जिससे तुम क्लियर कर सको। तो बेटा ऑडिट करने का भी क्या होता है? एक स्कोप होता है, दायरा होता है। जिस दायरे में रह के आप काम करते हो, जैसे फुटबॉल खेलते हो तो इस दायरे में रह के फुटबॉल खेलते हो क्या? हाँ। तो वैसे ही जब ऑडिट करते हो तो किसी दायरे में रह के ऑडिट करते होगे। हाँ, तो उसे कहते हैं स्कोप। स्कोप मतलब रेंज और रीच ऑफ समथिंग। स्कोप मतलब किस रेंज में आप काम करोगे, क्या क्या काम करोगे, मतलब स्कोप मतलब तुम क्या क्या काम करोगे ऑडिट में। अब ऐसा तो नहीं है साम दाम दंड वेद सब बैठ के करने लग जाओगे क्या? तुम कंपनी की ऑडिट करने गए हो, तुम कुछ भी करने लग जाओगे क्या? नहीं, तुम एक स्कोप में रह के काम करोगे, एक रीच में रह के काम करोगे, एक रेंज में रह के काम करोगे। अच्छा, कहता है भूलना मत। क्या भूलना मत कह रहा है? कहता है देखो, ऑडिट का ये पर्पस होता है क्या, कि टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है और किसी काम के लिए ऑडिट नहीं कर रहे हो तुम ऑडिट क्यों कर रहे हो? ऑडिट इसलिए कर रहे हो ताकि जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यूजर्स मतलब कौन हो गए? कल चलकर शेयर होल्डर्स, इंप्लॉइज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बैंकर्स जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ये देख के कि ऑडिट हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम एज अ शेयर होल्डर हो, तुम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे और तुम्हें ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? एनहांस, मतलब बढ़ जाएगा क्या? जब बैंक देख रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हैं, तो बैंक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्या कि हाँ सही होगा, ऑडिट हुई है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ही होंगे। सरकार, कस्टमर, इंप्लॉई जब कभी भी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो, अगर उसकी ऑडिट हुई भी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ ऑडिट हुई भी है, मतलब ऑडिटर ने चेक किया है, मतलब सब कुछ लिखी हुई बात सही होगी, है ना? तो कहता है ऑडिट का यही पर्पस है। ऑडिट का पर्पस ये है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उसको ये आश्वासन हो जाए कि हाँ अगर ऑडिटर ने ऑडिट किया है ना, मतलब जो लिखा है वो सच्ची लिखा होगा। तो कहता है ऑडिट इसलिए किया जाता है, ठीक है, ओके। तो कहता है enhancing of degree of confidence is achieved by expression of opinion। कहता है ये कॉन्फिडेंस कब होता है, ये कॉन्फिडेंस लोगों का कब बढ़ता है? जब ऑडिटर चेक करके अपना ओपिनियन देता है। कहता ऑडिटर जब चेक करता है और अपना ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तरह से बने हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हुए हैं वो बिल्कुल हर तरीके से एफआरएफ के हिसाब से हुए हैं ना। एफआरएफ मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बने हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है लोगों का कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? लोगों का कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब सब कुछ चेक करने के बाद ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है ऑडिट रिपोर्ट में। क्या, किस तरह का ओपिनियन देता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। जब मैं कह रही हूं, जब मैं कहती हूं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बनने चाहिए वैसे बने हैं, जिस तरह से बनने चाहिए वैसे ही बने हैं।
तो कहता ऑडिटर चेक करने के बाद जब अपना ओपिनियन देगा, क्या ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ, इसका मतलब ये देख के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, अगर ऑडिटर कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, मतलब कोई गलती नहीं है, सब ठीक से बने हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बताओ सारे बच्चे समझ गए? चलो ओके, चलो अब जैसे मैं तुमको एक बात बताती हूँ आगे बढ़ने से पहले, अभी तक बेटा आपने ग्रुप 1 पढ़ा नहीं है, उसमें आप अकाउंट्स पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको फॉर योर जनरल नॉलेज, वैसे तो तुम ग्रुप 1 में पढ़ने वाले हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, हर एक कंपनी को ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। एक मिनट, हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने पड़ते हैं बेटा, कंपनीज एक्ट में ना 7 शेड्यूल्स हैं, उसमें है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज बताए गए हैं, जिसके हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हो। तो हर कंपनी अपने मन से नहीं बनाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 3 मतलब क्या हो गया, FRF मतलब रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तुम्हें कैसे बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तुम्हें कैसे रिपोर्ट करना है, शेड्यूल 3 के फ्रेमवर्क के हिसाब से करना है, तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाना है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने हैं। शेड्यूल 3 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज बताए गए हैं, जिनके हिसाब से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। शेड्यूल 3 में बेटा फॉर्मेट बताया गया है, जिस हिसाब से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। तो जब ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, मतलब जैसे बनने चाहिए वैसे बने हैं, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बने हैं, तो ऑडिटर बेटा ओपिनियन देता है। सब कुछ चेक करने के बाद ऑडिटर ओपिनियन देता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, मतलब जैसे बनने चाहिए वैसे ही बने हैं ना। सबको समझा? चलो आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ओके? सबको समझा गया बेटा? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड एवरीबडी? चलो बढ़िया है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझी। तो ऑडिटर, अब ऑडिटर धीरे धीरे तुम बनते जाओगे, आज अब तुमने ऑब्जेक्ट तो समझ ही लिया है, धीरे धीरे और बातें समझेंगे। बहुत इजी है बेटा, देखो समझ समझ के पढ़ोगे ना तो कुछ रटने की जरूरत नहीं होती। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा पता है, इसको ना समझ के नहीं पढ़ते हैं, तो रटने लग जाते हैं। अब रट लोगे तो क्या समझ में आएगा तुम्हें, तुमको ये सब पहाड़ लगने लग जाएगा बेटा। मैं बता रही हूँ, जितना तुम समझ के पढ़ोगे ना उतना तुम्हें मजा आएगा। जहां पे बच्चे रटने लग जाते हैं ना, बस काम वहीं खत्म हो जाता है। एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल कि ऑडिटर अपनी पूरी चेकिंग करेगा और क्या करेगा, हाई लेवल का भरोसा देगा। भरोसे के बेसिस पे ऑडिटर क्या देता है, ओपिनियन। ओपिनियन कहां देता है, रिपोर्ट में, जो वो कैसे बनाता है, एसएस के हिसाब से। बस सिंपल है। मैम रेगुलर बैच में कितनी देर की क्लासेस होगी आपकी? मेरी क्लास 2 घंटे की होगी बेटा। रेगुलर बैच जब स्टार्ट होगा तो मेरा क्लास 2 घंटे का होगा, ब्रेक के साथ। ब्रेक भी मिलेगा आपको, 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। मैम ऑडिटिंग के आगे के चैप्टर समझने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए क्या? नहीं, तभी तो आप ग्रुप 2 या ग्रुप 1 कोई भी पहले कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा एज सच रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, समझा? ओके बेटा, चलिए ऑल राइट बेटा जी, हैव अ गुड डे। अच्छा आपका सैटरडे संडे हॉलीडे है, हाँ? लेकिन मेन बैच में संडे ही हॉलीडे होगा, अर्ली बर्ड में सैटरडे संडे हॉलीडे है। आई थिंक पीपी सर ने आपको बताया भी होगा। चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे, सी यू। मिलते हैं कल की क्लास में और अपने कॉन्सेप्ट को, स्कोप के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय बेटा जी,
आगे अभी तक अगर तुम अर्ली बर्ड लेना चाहते हो तो बेटा आज 3rd क्लास है अपनी यूट्यूब पे, 2 क्लासेस और होगी और उसके बाद हम ऐप के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर कोई लेना चाहता है तो वेबसाइट से अर्ली बर्ड ले सकता है, आपके ऊपर है। ठीक है, ओके, गुड डे, बाय बाय, सी